अस्सलाम वालेकुम। 75 साल के बाद इंडिया के सिंधियों ने नई सिंध रियासत कायम करने का मुतालबा किया है। क्या इंडियन सरकार उनको नई रियासत बना के देगी? क्या ये मुतालबा जायज़ है? क्या इस तरह के मुतालबात होने चाहिए? इन तमाम चीज़ों पर मैं आज बात करूँगा और आपको बताऊँगा कि पहली बार इंडिया के अंदर रहने वाले वो सिंधी जिन्होंने पार्टीशन के बाद अपना वतन छोड़ा और इंडिया चले गए और वहाँ जाकर उन्होंने ज़ीरो से स्टार्ट किया, स्क्रैच से स्टार्ट किया, अपना बिज़नेस, अपने घर संभालने शुरू किए। जो बेघर लोग थे उन्होंने वहाँ पूरी ज़िंदगी पुरअमन तरीके से गुजारा और अब भी एक पुरअमन जदोजहद उन्होंने शुरू की है, जिसमें उन्होंने एक वेबसाइट भी बनाई है और उसके साथ इंडिया के प्रेसिडेंट को एक ख़त लिखा है कि हमें एक अलग सूबा दिया जाए। नया सिंध का उन्होंने जो नाम चूज़ किया वो है कि न्यू सिंध स्टेट इन इंडिया। इसके बारे में ये जो ख़त है, ये ख़त मेरे पास मौजूद है, मैं स्क्रीन पे भी फिर आपको दिखाऊंगा। लेकिन इसमें बहुत सारे सिंधियों से अभी जो है ना वहाँ पिटिशन्स वगैरह फ़ाइल करवाई जा रही हैं। मतलब कि वेबसाइट के ज़रिए एक राब्ता मुहिम उन्होंने स्टार्ट कर दी है कि भाई सिंध का जो नया स्टेट होगा इंडिया में, उसके बारे में जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा इस मूवमेंट को आगे बढ़ाएं, इस बात को आगे बढ़ाएं ताकि हम एक नई रियासत ले सकें। महेश कुमार मलकानी हैं कोलकाता से और इनका ये पूरा फिर एक नीचे बहुत सारे और लोग हैं जिनमें संगीता बापुली है एलएलबी कोलकाता, उसमें आनंद मनवानी है मुंबई से और चरण खिलानी हैं कोलकाता से, अर्जुन दास तनवानी हैं कोलकाता से और इसके साथ जो दूसरे ममालिक में भी जो रहने वाले इंडियन सिंधी हैं वो भी इस पर साइन कर रहे हैं और अपना नाम लगा रहे हैं। अच्छा, सिंधियों ने ये मुतालबा जो किया है उसके पीछे उन्होंने कुछ अपनी वजूहात बताई हैं, वो मैं पूरा एक्सप्लेन करूँगा आखिर तक, ताकि आपको मालूम हो कि भाई जो फिर सिंध के अंदर सूबा मांगने की बात हो रही है उसको क्या हम सही समझते हैं या नहीं। लेकिन उन्होंने इंडिया के सिंधियों से पहली बात हम ख़त्म करते हैं। उन्होंने कहा है अपने प्रेसिडेंट को जो ख़त लिखा है कि हम 75 साल पहले तकरीबन 7,76,000 के करीब सिंधी जिनको मजबूर किया गया अपना वतन छोड़ने पर, सिंध सूबा छोड़ने पर, और हम इंडिया में आए और हमने इंडिया में आके अपने ज़ीरो से सारी ज़िंदगी स्टार्ट की। हमारे आबा व अजदाद का जो बनाया हुआ सरमाया था हम पीछे छोड़ के आए और इस वक्त इंडिया की जो टोटल जीडीपी का 20% है उसमें हमारा कंट्रीब्यूशन है सिंधियों का सिर्फ। मतलब टोटल जीडीपी का जो अगर रेशो निकालें तो 20% हम सिंधियों की उसमें अपना शेयर है। इस तरह से जो लोकल इनकम टैक्स है उसमें 24% हम देते हैं और जो चैरिटी हो रही है, जो वहाँ क्या कहते हैं कि समाजी फलाह और बहबूद के काम है, उसमें हम 62% जो है ना सिंधियों का हाथ है। और इस तरह से उन्होंने फिर एक और मिसाल दिया कि इंडिया में जैसे कि गोवा है, ये एक छोटी स्टेट है और उसकी जो टोटल रकबा है वो 3,700 स्क्वायर किलोमीटर है और टोटल 15 लाख आबादी का ये जो है ना ये स्टेट है। इसके साथ उन्होंने कहा है कि सिक्किम एक जो इनका स्टेट है वो बहुत दूर है पहाड़ों में, उनकी टोटल 6 लाख आबादी है और वो भी उन लोगों को दी गई है। अब 75 साल के बाद इनको ये एहसास होना शुरू हुआ है सिंध के उन सिंधियों को जिन्होंने अपना वतन छोड़ा, उनको ये एहसास हुआ है कि हमारी ज़बान, हमारा कल्चर, हमारी तालीम और हमारा जो पूरा एक रीति रवायात हैं वो हमारी ख़त्म होती जा रही हैं, हमारी ज़बान ख़त्म होती जा रही है। इसलिए हमें नया सूबा दिया जाए ताकि हम वहाँ अपने कल्चर को प्रोमोट करें, अपने जो धर्म के अलावा बाकी काम हैं उनको हम वहाँ करें, क्योंकि हमारा समाज पूरा अलग है। हम सिंधी समाज के रीति रवायात जो हैं, ट्रेडिशंस हैं, वो टोटली डिफरेंट हैं दूसरों से और हम मिक्स होके रह गए हैं, हमारी ज़बान ख़त्म हो रही है। इन्होंने अपने लेटर में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है, वो भी मैं आपको उससे शेयर कर लेता हूँ। इन्होंने कहा है कि देखें हमारा जो 10 अप्रैल 1900 सेंसस में मतलब 1967 में हमें अपनी एक शनाख्त मिली जब इंडियन सरकार ने सिंधी ज़बान को कौमी ज़बान का दर्जा दिया
और उसको आइन में शामिल किया, उस पर हम उनके शुक्रगुजार हैं। लेकिन उसके बावजूद हमारा वो काम नहीं चल रहा। हम वो ज़बान का दिन तो ज़रूर मना रहे हैं, लेकिन हमारी ज़बान स्कूलों में और उसके साथ हमारे एरियाज़ में ख़त्म होती जा रही है। हमारे नए नस्ल को अपने सूबे की शदीद ज़रूरत है। फिर इन्होंने एक मिसाल दी कि बंगाली फ़िल्म के जो सुपरस्टार हैं जीत, वो भी सिंधी हैं। इसके साथ इन्होंने कहा है कि बॉलीवुड के सुपरस्टार्स में अगर आप शुमार करें सिंधियों को तो रणवीर कपूर हैं, कायरा एडवानी हैं और बहुत सारे और सिंधी हैं जिन्होंने भारत के फिल्म इंडस्ट्री में अपना नाम कमाया। सिंध के तमाम लोग जो भी वहाँ से माइग्रेट करके इंडिया आए थे, उन्होंने अपना वहाँ एक प्रॉपर तरीके से बिज़नेस इस्टेब्लिश किए, अपना काम किया और इंडिया की मईशत को अपनी कंट्रीब्यूशन के ज़रिए बहुत बड़ा सहारा दिया। और अब हमें जो है ना एक नए सूबे की ज़रूरत है। उन्होंने एक बड़ी वाज़ेह बात की है जो डिफरेंट है हमारे से पाकिस्तान के अंदर जो मुतालबात हो रहे हैं, उसमें से बहुत डिफरेंट बात है। वो ये है कि इंडिया के अंदर बहुत ऐसी जगह हैं जो खाली पड़ी हुई हैं, रकबा खाली पड़ा हुआ है, जहाँ कोई आबादी मतलब नहीं है, ज़मीनें खाली हैं, बंजर हैं, बारान हैं। हमें किसी भी ऐसे टुकड़े को सिंध डिक्लेयर कर दें जो सिंध रियासत जिसको बोला जाए, ताकि हम सिंधी वहाँ अपनी एक नई सिंध का वो करें। इससे पहले आपने देखा होगा कि जो यूपी सरकार है उसके चीफ मिनिस्टर हैं योगी साहब, उन्होंने अपने रिसेंट खिताब में कहा था कि हम सिंध सूबा वापस ले सकते हैं और क्यों नहीं ले सकते। तो इस तरह से उन्होंने एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दी। बहरहाल अब आते हैं कि क्या सिंध के इन सिंधियों का मुतालबा जायज़ है। देखें, पहली बात यह कि इन्होंने एक बात को क्लियर कहा कि हमें वहाँ ऐसा रकबा दिया जाए जो बंजर हो या जहाँ कुछ भी ना हो। मैं इस मुतालबे के पीछे किसी सूरत इसकी हिमायत नहीं करूँगा, क्योंकि देखें, वतन, ज़बान और सरज़मीन आपको अपना ऊपर वाला देता है, हर कौम को, हर ज़बान को। ये अगर एक सोसाइटी बनाने की बात हो तो आप बना सकते हो, लेकिन एक दफ़ा आपका वतन आपके हाथ से निकल गया फिर कभी आपको नहीं मिलेगा। इसकी मिसाल फ़लस्तीन है, इसकी मिसालें और बहुत सारी हैं। आप मुश्तरका तौर पर कंसेंसस बना के एक मुल्क तो कायम कर सकते हो, एक मुश्तरका रियासतें मिलाकर आप कुछ नया नाम तो चूज़ कर सकते हो, लेकिन आप अपनी ज़बान वापस नहीं ला सकते, आप अपना नया ट्रेडिशन क्रिएट नहीं कर सकते, आप अपनी सरज़मीन दोबारा नहीं ले सकते। जो सरज़मीन आपको अल्लाह ने दी है वही आपकी सरज़मीन रहती है। इसलिए मैं इसमें ज़्यादा हिस्टोरिकल उसमें फैक्ट्स में नहीं जाऊंगा। बहुत सारे लोगों को ये बात बुरी लगेगी जिनकी अपनी सरज़मीन नहीं है, उनको एहसास होता है कि अपनी सरज़मीन क्या है। जिस तरह से कहते हैं ना कि माँ बाप का एहसास उसको होता है जिनके माँ बाप नहीं हैं, इसलिए इसी तरह से वतन का एहसास या अपनी सरज़मीन का एहसास उन लोगों को होता है जिनकी अपनी सरज़मीन नहीं है, चली गई है। अब इसमें आते हैं कि सूबा सिंध अंग्रेज़ सरकार सर चार्ल्स नेपियर के कब्ज़े से पहले कि जो है वो क्या था क्या नहीं था, एक इस पर पाकिस्तान बनने के बाद एक अलग किस्म की स्टोरीज़ क्रिएट की गई, मन घड़त तारीखें बताई गईं, और हम जो मुस्तकिल आबादियां हैं सिंधी और उर्दू स्पीकिंग, उनको लड़ाने और उनमें नफ़रतें पैदा करने की वजह से जो शहर में रहने वाला उर्दू स्पीकिंग था वो गांव देहात के लोगों को समझने के लिए न कभी वहाँ गया न वहाँ से कभी आया। जो लोग समझ रहे हैं उनकी बहुत बड़ी तादाद है जिन्होंने बुक्स लिखी हैं, जो अभी भी हमारे दीगर शहरों में रहते हैं। उनको पता है कि सिंध का कल्चर क्या है, सिंधी क्या है, और हमें पता है कि उर्दू स्पीकिंग क्या है। लेकिन जो एक तबका था जिसने नफ़रत फैलाने के लिए जिन एजेंसियों से पैसे लेके और उनके एक टाउट बन के जो काम किया, वो चाहे दोनों तरफ से हों, चाहे सिंधी हों चाहे उर्दू हों, उन्होंने वो नफ़रत की दीवार खड़ी कर दी जिसमें एक फ़ेक किस्म की हिस्ट्री बच्चों के जहनों में डाली गई। अब भी कराची जो है वो मैं अगर बात करूंगा तो 10 लोगों को एतराज़ होगा, क्योंकि उनको बैकग्राउंड का कोई पता ही नहीं है। वो लोग आए, उन्होंने आधे से ही बात शुरू कर दी, बात ख़त्म। आज भी उनके बहुत सारे सीनियर लोग हैं जिनको ये खुनक है कि सिंध का जहाँ नाम आता है तो वो सिंध का नाम सुनते ही उनको ब्लड प्रेशर आ जाता है, प्रॉब्लम आ जाती है। मतलब यहाँ सिर्फ सिंध का नाम है,
जिससे लोगों को प्रॉब्लम आती है। आप पंजाब का नाम लें, कोई मसला नहीं, केपी का नाम लें, कोई इशू नहीं है, बलूचिस्तान का नाम लें, कोई इशू नहीं है। इसी तरह से आप किसी भी और ज़बान में, स्पेशली मैं देखता हूँ व्लॉगर्स को, जब वो पंजाबी में बात कर रहे होते हैं, उर्दू चलते चलते पंजाबी बात करें, कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन जैसे ही सिंध का नाम आएगा या सिंधी बोलना शुरू करेगा तो एक अजीब सी एक आग भड़क उठती है बहुत सारे लोगों में। अब आपको मैं ये बात बता दूं, देखें, मेजॉरिटी जो आम उर्दू स्पीकिंग है उन भाइयों को नए सिरे से थोड़ा सा हिस्ट्री को पढ़ना चाहिए और उसके बाद उन रूट काज को देखना चाहिए कि नफ़रतें कैसे फैली, हमें भी और उनको भी। अब मामला आता है कि जैसे 1947 के बाद, मतलब 4-5 सालों में कराची के अंदर जो आबादी थी वो 52% थी हिंदुओं की, और सिर्फ 4 सालों के 5 सालों के अंदर में वो आबादी कम होकर 2% हो गई। ठीक है। और आज भी जो लोग कहते हैं कि कराची सिंध का दारुल हुकूमत नहीं था, तो जब आप मेट्रोपोल से एंटर होते हो, सामने दीवारों पे आपको पुरानी इमारतों पे नाम लिखे हुए नज़र आते हैं, 1901, 1800, 1700, इस तरह की आबादियाँ और इस तरह के घर नज़र आते हैं। तो उन्हीं से ही अंदाज़ा करें कि ये घर कोई हमने 1947 से पहले नहीं बनाए। कराची कैपिटल रहा, कराची हमेशा सिंध का दारुल हुकूमत उसमें रहा है, और उसके साथ ये जब अंग्रेज़ सरकार आए तो उन्होंने जो नाम रखे हैं वो भी सिंध के नाम से रखे हैं, जिसमें सिंध क्लब है और मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की जो बिल्डिंग है, और उसके साथ जीएम से जो मेयर कराची रहा। अब ये बड़ी हिस्ट्री है, इसके पीछे नहीं जाते, लेकिन यार हमारे उन दोस्तों को पता नहीं क्यों एक प्रॉब्लम आती है सिंध के नाम सुनते हुए। तो मैं उनसे हमेशा ये गुजारिश करता हूँ कि देखें, हम आपस में भाई हैं, ज़बानें और ज़मीनें ये अल्लाह ताला की दी हुई हैं। सिंध कैसे क्रिएट हुआ, सिंध पे हमले कब से होते रहे, सिंध पर कौन लश्कर कशी करता रहा, ये एक लंबी चौड़ी दास्तान है। इसके लिए बुक्स अगर हिस्टोरिकल पढ़ेंगे तो पता लगेगा। लेकिन अपनी मन घड़त स्टोरियों से सिंध की आप अगर शनाख्त को मिटाना चाहते हैं तो हम तो किसी को रोक नहीं सकते, उनकी मर्ज़ी है। अब आते हैं कि ये जो मुतालबा है, जिसकी मैं हिमायत इसलिए नहीं कर रहा कि यही सिमिलर मुतालबा इंडिया से आने वाले हमारे उर्दू स्पीकिंग का एक तबका, जो एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई गई और आजकल वो है ही नहीं, उन्होंने भी यही शुरू किया कि हमें सिंध तोड़ के दे दिया जाए, सिंध 2 बनाया जाए, जनापुर बनाया जाए, वो भी बनाया जाए। तो इसलिए जब हम सिंधी उनको जायज़ नहीं समझते तो हम इंडिया के सिंधियों का ये मुतालबा किस तरह से जायज़ समझ सकते हैं। एक बात यह है कि देखें, सरजमीन किसी भी रियासत का हिस्सा ज़रूर होगी, खाली तो कहीं भी पड़ी हुई नहीं होगी कि आप नाम रख दोगे नया सिंध। आप राजस्थान का खाली बंजर ज़मीन उठाएंगे, आप किसी और रियासत से उठाएंगे, लेकिन आप उठाएंगे किसी न किसी रियासत के हिस्से की ज़मीन, जब जाके एक नया आप स्टेट क्रिएट करेंगे। ठीक है। और वो जो वहाँ लोग रह रहे हैं उनको आप जाके फिर आप कहेंगे कि ये हमारा सिंधियों का है और हमें दे दें, तो एक बिल्कुल फ़लस्तीन वाला काम हो जाएगा। मसला ये है कि सिंध कोई मैंने नहीं बनाया, किसी और ने नहीं बनाया, ना अल्ताफ़ हुसैन ने बनाया, ना सिंध के किसी कौम परस्त ने बनाया। सिंध एक कुदरती अल्लाह ने दी हुई सरजमीन थी, इस तरह से पंजाब भी अल्लाह ताला की दी हुई ज़मीन थी। पूरी दुनिया के हर खित्ते में जहाँ भी लोग जो ज़बान कल्चर अपना उनका है, वो एक कुदरती अल्लाह ताला की दी हुई उन चीज़ों को वो कंटिन्यूटी है जिससे आज तक हम आ रहे हैं। अगर मैं ज़बान बोल रहा हूँ, अगर मैं सिंधी बोल रहा हूँ, तो वो मेरी तारीख़ है पिछली, और अगर कोई बलोची बोल रहा है तो वो उनकी तारीख़ है। अब सिंध के अंदर ये सारे लोग कैसे आते रहे, किस तरह से अंग्रेज़ों ने बाहर से सेटलर्स बुला के एक कैनाल बनाने के आड़ में और बहुत सारे और लोगों को जो है मिनारिटी में तब्दील करने की साजिश की, ये सारी एक हिस्ट्री अपनी जगह है प्री पार्टीशन की। लेकिन जो बम्बई से सिंध की आज़ादी की तारीख़ है, वो 1936 में सिंध आज़ाद हुआ है बम्बई से, बम्बई प्रेसिडेंसी से, और उसके बाद फिर सिंध असेंबली का क़याम आया है। अब तो पाकिस्तान का नाम व निशान भी नहीं था जब ये सिंध असेंबली बनी है। तो और सिंध असेंबली कहाँ बनी, न लाड़काना में बनी, न जैकबाबाद में बनी, न हैदराबाद में, वो भी कराची में बनी। तो इससे आप अंदाज़ा करें कि जो गवर्नर हाउस है, सीएम हाउस है, चीफ मिनिस्टर के अलावा सेक्रेटेरिएट है, सिंध असेंबली है, ये आज की बिल्डिंगें नहीं हैं, ये 1936 और 18वीं सदी की बनी हुई इमारतें हैं। तो उस पर पीछे बहरहाल हम नहीं जाते। लेकिन जब माइग्रेशन हुई तो सबसे ज़्यादा जो सिंध के लोग गए वो डिफरेंट स्टेट्स में चले गए। मतलब कोई बंगाल चला गया, कोई यूपी चला गया, कोई महाराष्ट्र, पता नहीं, मैं इसका नाम हमेशा गलत लेता हूँ, वहाँ चला गया। मतलब पुणे में ज़्यादा सिंधी हैं।
तो सिंधियों ने वहाँ जाके अपने ज़ीरो से एक मेहनत शुरू की, क्योंकि इंडियन सिंधी जो यहाँ से चले गए थे वो यहाँ भी बिजनेस करते थे, फिर उन्होंने वहाँ जाके सब घर बार छोड़ के जब कैंपों में चले गए तो दोनों तरफ यही हालत हुई। और वहाँ से आने वाले भाइयों को कहा गया कि थोड़ा सा आगे जाएं, तो वो कराची आए। कराची उस वक्त भी ज़ाहिर है एक बड़ा हब था और समंदर के किनारे शहर था, तो इसलिए ज़्यादातर जो आबादी थी वो यहाँ आ गई और उनको बसाया गया लियाकत अली ख़ान साहब के तवस्सुस से। तो ये एक मामला था पहले, और उसी के साथ फिर जो दूसरे लोग थे उर्दू स्पीकिंग, कोई लाड़काना, कोई झुड्डो, कोई मीरपुर ख़ास, कोई सांगढ़, और इधर इस तरह से बिखर गए, टंडोलया, हैदराबाद। तो वहाँ भी उन्होंने बड़े बड़े शहरों में और छोटे छोटे शहरों में अपना जाकर ठिकाना बनाया, और वहाँ वो फिर आहिस्ता आहिस्ता मिक्स होते गए। मतलब सिंधियों से भी उनका अच्छा राब्ता हो गया और सिंधी समझने भी लगे, सिंधी बोलने भी लगे। लेकिन जो कराची में आने वाले लोग थे शुरू में, वो सारी एक नस्ल जो है वो बिल्कुल सही तरीके से अपना कर रही थी। बाद में जो फितना फैला जनरल ज़िया के दौर में, वो अलग मामला है। तो सूबा किसका, एक एक रियासत अल्लाह ने दी है, आप उसको टुकड़े करके किसी और को दो, ये दुनिया में मिसाल नहीं होती। सूबा या रियासत या ज़मीन आपकी अल्लाह ताला की दी हुई होती है, उसको आप अगर कब्ज़ा कर सकते हो, बना नहीं सकते। कब्ज़े की जहाँ तक बात है कि आप कहते हो कि मैं पुराने लोगों का जो है हक खा के और दूसरों को दे दूँ, तो ये मिसालें आप देखें कि इंडस रिवर शुरू होता है लद्दाख और चाइना से, लेकिन उसका नाम दरियाए सिंध इसलिए रखा गया कि वो आखिर में आके बहता है। तो हमेशा जो सदियों से एक रवायत है, जो नेचर है, उसको भी हमें देखनी चाहिए कि ये जो सिंध के सिंधी या वहाँ गए हैं, अब उनको एहसास हुआ है अपने वतन का। अब वो समझते हैं कि हम सिंध बनाएंगे, हमारा नक्शा वो होगा, हम वहाँ स्कूल बनाएंगे, एजुकेशन लेंगे और बच्चों को अपना कल्चर देंगे। ये पॉसिबल ही नहीं है। आप किसी सूरत में भी ये नहीं कर सकते। आप कब्ज़ा तो कर सकते हो, आप एक सोसाइटी तो सिंधियों की बना सकते हो, आप बहरिया टाउन 1, 2, 3 तो बना सकते हो, आप सिंध 1 नहीं बना सकते, सिंध 2 नहीं बना सकते, पंजाब 1 नहीं बना सकते, पंजाब 2 नहीं बना सकते। अब यहाँ आएगा कि भाई फिर पंजाब तोड़ने की बात क्यों होती है। देखिए पंजाब में क्या है, सदियों से एक बेल्ट है जहाँ एक कम्युनिटी रहती है, उनकी ज़बान अलग है, उनका कल्चर थोड़ा डिफरेंट है, और वो उसी जगह पे रहते हैं सदियों से। ऐसा नहीं कि 70 साल 75 साल पहले आए और वो रह गए, नहीं। और वो अपनी एक शनाख्त बना के बैठे हुए हैं। अगर उनको कोई अलग एक अपनी टेरिटोरियल एक बाउंड्री मिल जाती है तो मेरे ख्याल में वो अलग मुतालबा है। लेकिन मैं या मेरे कोई सिंधी जो खुजदार में और कलात में रहते हैं सदियों से, उनकी तादाद है 4-5 हज़ार या 10 लाख या 1 करोड़, वो जाके बोलें बलूचिस्तान तोड़ के हमें दे दो, तो इसकी हिमायत भी हम नहीं करेंगे, क्योंकि वो बलोचों की रियासत है, पंजाब की है। जो यूपी सूपी से आए हैं उन्होंने अपना वतन वहाँ छोड़ा और वो यहाँ आए, उनको यहाँ एडजस्ट होना पड़ेगा। इस तरह से हम जब अमेरिका आए हैं तो हम अमेरिका में आके बोलेंगे भाई हम टेक्सास में जो है वो इतने लाख हम पाकिस्तानी हैं और हमारा कल्चर अलग है, ज़बान अलग है, हमें जो है वो रियासत तोड़ के दो। तो मेरे ख्याल में दुनिया में तो ऐसा नहीं होता। हाँ, आप सोसाइटी बना लें, सिंध सोसाइटी, सिंध बहरिया टाउन 1, बहरिया टाउन 2। तो इसमें मुतालबे की किसी सूरत भी हिमायत इसलिए नहीं करूँगा कि यही मुतालबा हमारे जब अपने दूसरे भाई कर रहे हैं तो हम उनकी मुखालफत करते हैं, क्योंकि जो एक गॉड गिफ्टेड चीज़ है, जो कुदरत की दी हुई चीज़ है, हम उसको कभी भी नहीं कहते कि उससे छेड़छाड़ होनी चाहिए। वो चाहे दरिया हो, नदी नाले हों, कल्चर हो, इंसानों की रहन सहन हो, हर किसी का अपना है। दुनिया में तो लोग केले के पत्ते बांध के लिबास बना के चलते हैं, नंगे आधे घूम रहे होते हैं, उनको अपने कल्चर पे प्राउड है। तो हम तो मोहनजोदड़ो की तहज़ीब के लोग हैं, तो हमें भी अपने कल्चर पे फ़ख्र होना चाहिए। तो हम हर ज़बान से मोहब्बत करते हैं, वो चाहे पंजाबी हो, उर्दू हो, बलोची हो, और जो है पश्तो हो, और इवन इंडिया की तमाम रियासतों में बोली जाने वाली ज़बानें या पूरी दुनिया के अंदर जो भी ज़बानें बोली जाती हैं, ये कोई किसी ने कंप्यूटर में बना के नहीं दी हैं, ये अल्लाह ने दिमागों में डाली, अल्लाह ने ही दिया है ज़बानें और शनाख्त दी है। इसलिए आज हम अपनी पूरी दुनिया में पहचाने जाते हैं। रही बात मुल्क की, तो भाई आपने 4 रियासतों ने रजामंदी से मिल के एक मुल्क बनाया।
कोई वो नहीं था कि ज़मीन कब्ज़ा कर ली और बाउंड्री लगा दी और लोग आके बसाए गए, इस तरह से नहीं। हाँ, वहाँ मेजॉरिटी थी मुसलमानों की या उनकी, और एक तहरीक चली, उसके नतीजे में 4 सूबे, बलूचिस्तान को बाद में लेके आए, NWFP को उस वक्त को भी वो बाद में, लेकिन एक इत्तेफाक राय से एक मुल्क बना, उसका नाम रखा गया पाकिस्तान। ये कोई पहले से बना हुआ नहीं था, ठीक है ना। ये इंडिया जो है था, पहले रियासत एक थी, फिर कब्ज़े होते रहे। तो कहने का मकसद है, उस वक्त सिंध का जो एक बाउंड्री जाती थी वो मुल्तान से लेके आगे तक, कहते थे कि कश्मीर तक की वादियों तक भी सिंध का एक वो हिस्सा बताया जाता था कि रियासत वहाँ तक चली जाती थी। तो हम बहरहाल नहीं जाते, बड़ी ज़्यादा बहुत सारे लोगों को तकलीफ़ होगी, लेकिन मैं इस मुतालबे की किसी सूरत हिमायत नहीं करूँगा कि इंडिया के अंदर नया सिंध सूबा क्रिएट किया जाए। हाँ, सिंधियों को अगर है तो उन्होंने अपना वतन नहीं छोड़ना था, उनको इस खौफ में नहीं आना था कि हम छोड़ के चले जाएंगे, उन्होंने अपने जाके जानें बचानी थी। तो एनीवे उन लोगों ने अपना वहाँ से जाके पुरअमन तरीके से किया, कोई टारगेट किलिंग नहीं की, कोई दहशतगर्दी नहीं की, किसी तरह किसी और को मारा नहीं, किसी के घर पर कब्ज़ा नहीं किया, किसी रियासत पर जाके काबिज़ नहीं हुए। और इस तरह की सिमिलरिटीज़ जिस तरह से हो रही हैं आजकल, हम जब इसराइल की मजम्मत करते हैं कि उन्होंने एक दुनिया के नक्शे से फ़लस्तीन को मिटाया है, तो भाई जब हम दूसरे मुसलमान भाइयों की ज़मीनों पर कब्ज़े की मुखालफत करते हैं, तो फिर अपने मुल्क के अंदर होने वाली नाजायज़ियों को भी हम किसी सूरत एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ये जो सूबा है, मेरे ख़्याल में ये तो इनको मिलेगा भी नहीं। इंडिया वाले इतने हैं नहीं कि इन सिंधियों के मुतालबे को तस्लीम करें और इनको कोई बंजर ज़मीन दे दें, लेकिन इसके पीछे कोई लॉजिक भी नहीं है, इसके पीछे कोई भी नहीं। आपको कल्चर अपना बचाना है, आप अपने बच्चों को सिंधी ज़बान में तालीम दिलवा रहे हैं, वहाँ आपको रहन सहन की आज़ादी है, आप अपने बच्चों को सब कुछ दे सकते हो, लेकिन उसके लिए ये बहाना कि हमें अलग एक स्टेट मिलेगी तो हम कर सकेंगे, मेरे ख़्याल में अगर ऐसा होता तो फिर सिंध के अंदर जो सिंधी ज़बान मर रही है, सिंध के अंदर जो सिंध के स्कूलों में सिंधी पढ़ाने पे पाबंदी है, जिस तरह अंग्रेज़ सरकार ख़तो किताब सिंधी में करती थी, आज सिंध की किसी भी इदारे में सिंधी ज़बान में तहरीर नहीं हो रही। और 75 सालों से सिंध के अंदर जो कुछ हो रहा है वो मुख्तलफ, उसका सिर्फ सिंधी नहीं, उसके दूसरे भी उर्दू स्पीकिंग भी शिकार रहे हैं और बहुत कुछ। तो मेरे ख़्याल में जब हमारे पास अपना वतन होते हुए हम अपने कल्चर और अपनी ज़बान को नहीं बचा पा रहे, तो आप इंडिया में बैठ के नया सूबा लेके कैसे बचा पाएंगे। और आज भी सिंधियों की बहुत बड़ी आबादी है जो एलीट क्लास है, जिनके बच्चे सिंधी नहीं बोलते, और यहाँ उनको फ़ख्र होता है कि हम सिंधी नहीं बोलते, हम इंग्लिश में बात करते हैं। तो जब ये हालात अपने सूबे में हों तो मेरे ख़्याल में बाकी किस तरह से हो सकता है। तो जहाँ हैं, जिस सरज़मीन पे हैं, उन सरज़मीन के लोगों की रेस्पेक्ट करें, उनके साथ रहना सीखें और अपने ज़बान को इस तरह से बचाएं जिस तरह से दूसरे लोग बचा रहे हैं, और अपना कल्चर अपने साथ लेके चलें। बाकी मेरे ख़्याल में ये डिमांड किसी सूरत न इंडियन सरकार पूरी कर सकेगी और नहीं ये आपको खामखा मिलेगी। और इससे एक और प्रॉब्लम ये आएगा कि भाई सिंध में भी इस तरह का मुतालबा ज़ोर पकड़ेगा, जो बेहतर नहीं है, और नहीं सिंध के लोग उसको करने देंगे। थैंक यू सो मच।